नमस्कार साथियों। भूगोल की जो सीरीज चल रही थी उसमें हमने लास्ट जो लेक्चर जो बोरिंग लेक्चर था उसको हमने सुना। बात की पूर्ववर्ती नदियाँ क्या होती हैं और क्रमवर्ती नदियाँ क्या होती हैं, अनुवर्ती क्या होती हैं, इस टाइप की चीज़ें हमने सुनी, शब्द सुने उनके। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आ जाते हैं। सवाल यहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो तो केवल एक जानकारी के लिए लेक्चर था, कॉन्सेप्ट, ताकि आपको क्लियर रहे कि नदी किसे कहते हैं, जल विभाजक क्या होता है, ये सब चीज़ें उस पर एक चर्चा की गई थी। तो हिमालयी अपवाह तंत्र, पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें सवाल क्या पूछा जाता है ये थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे, ठीक है। सवाल सवाल ज्यादातर पूछा जाता है कि उद्गम स्थल क्या है, ठीक है, और इसकी सहायिका नदी कौन सी है, दाएं ओर से मिलती है या बाएं ओर से मिलती है। थोड़ा सा और अगर मजबूत सवाल बनाए, ठीक है, दाएं बाएं से। और अगर कुछ उसकी विशेषता है, जैसे बिहार का शोक है, या स्पीति वैली से गुजरती है, या लाहौल स्पीति से गुजरती है, या फिर कुल्लू मनाली से गुजरती है, या कोई रूलर लेक से जाती है, इस टाइप की चीजें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना पड़ेगा। हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। अब देखिए, मैंने पिछली बार आपको पढ़ाया था ना, पूर्ववर्ती अपवाह मतलब अगर किसी चीज का उत्थान भी हो रहा है तो वो अपने पुराने मार्ग में ही चलेंगी, उसको काट देंगे, कटान करेंगे उसका। तो जो सबसे पहली नदी इंपॉर्टेंट है हिमालयन अपवाह तंत्र में, वो है सिंधु नदी तंत्र। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र, उसके बाद पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। तो सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर ड्रेनेज सिस्टम। तो इसकी जो लंबाई है 2880 किलोमीटर है। ये मानसरोवर झील के निकट है इसका उद्गम स्थल। मानसरोवर झील कहाँ पड़ती है, ये आप थोड़ा सा अगर भारत का मैप बनाए तो मानसरोवर झील यहाँ तिब्बत में पड़ती है, यहाँ तिब्बत में पड़ती है। और इसी तिब्बत से ये ऐसे करके इस तरीके से फिर अच्छ संगी मोड़ के माध्यम से ऐसे मुड़ जाती है, ठीक। ये लद्दाख में प्रवेश करती है, भारत के लद्दाख जो राज्य है उसमें प्रवेश करती है। अब तो लद्दाख राज्य बन गया। भारत में सिंधु नदी का बहाव क्षेत्र है 11 से 14 किलोमीटर है, ठीक है। तो एक अंदाजा अगर मान लीजिए टब बना दे तो 2880 ये 1104 किलोमीटर, ठीक है। तो करीब 50% भी इसका क्षेत्र नहीं है भारत में, 50% से कम क्षेत्र है। ये है आपका सिंधु नदी तंत्र जो है। ये आपकी सिंधु नदी इधर से आ रही है, ये देखिए, पहले उत्तर की ओर बही, फिर डायरेक्ट पश्चिम, उत्तर की ओर, फिर दक्षिण की ओर निकल जाती है। तो अब जब इस क्रम में बह रहे हैं तो याद रखिएगा दायां बायां का क्या मतलब हुआ। तो अब नदी बह रही है, नदी की दिशा में हमको चलना है। तो पहले जो इसकी दाहिनी सहायिका है वो श्योक है, फिर गिलगित है, कुर्राम है, तोची है, गोमल है। और बाई सहायिकाओं में सबसे इम्पोर्टेंट नदी है, उसको कहते हैं, इधर पे रहती है, उसको कहते हैं जास्कर। और जास्कर के बाद ये 5 नदियां इम्पोर्टेंट हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है। इनको एक एक चीज थोड़ा सा इनके बारे में समझेंगे, फैक्ट इंपॉर्टेंट है इनके, सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है। तो पहली नदी है झेलम नदी, ठीक। झेलम नदी क्या है, ये वेरीनाग झरने से निकलती है। पीर पंजाल में है वेरीनाग झरना, श्रीनगर में। ये श्रीनगर के वुलर झील से प्रभावित होती है। अब कोई पूछ ले आपसे वुलर झील में पानी कहाँ से आता है, तो श्रीनगर, तो झेलम नदी से ही आता है, ये इसका स्रोत है। भारत पाक सीमा बनाती है ये। और झेलम में जम्मू कश्मीर में ये जो परियोजना, इसका नाम याद रखिएगा, तुलमुल परियोजना चलाई जा रही है, कहाँ, भारत में। और मंगला डैम बहुत बड़ा डैम है, ठीक है, पाकिस्तान में। तो मंगला डैम किस पर स्थित है, झेलम नदी पर स्थित है। ऋग्वेद में इसको वितस्ता नाम दिया गया है। मैंने आपको ये इसलिए यहाँ पर जानकारी के लिए रखा, क्योंकि ऋग्वेद में किस नदी को क्या बोला जाता था ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। सिंधु सिंधु बोलते थे, तभी तो हिंदुस्तान पड़ा। और यहाँ वितस्ता जो है झेलम नदी को बोलते थे। अब झेलम की एक प्रमुख सहायक नदी है किशनगंगा। किशनगंगा में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, किशनगंगा प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इसकी एक प्रमुख नदी लिडार नदी भी है, ठीक है। ये जो लिडार नदी ये भी इम्पोर्टेंट है।
इस पे किशन गंगा प्रोजेक्ट चल रहा है, किशन गंगा नदी पर, ये वाले, ये आपकी लिटार नदी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये किशन गंगा किसकी सहायक है? झेलम नदी की, बस इतना याद रख लीजिएगा, बहुत है। झेलम में ये दाईं ओर से मिलती है, दाहिनी सहायका है। आगे चलते हैं, चेनाब नदी के बारे में देखते हैं। चेनाब नदी, ये आप देखिए जरा, ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो 5 नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी सिंधु की कौन सी है, जो भारत से होती है, मिलती है, तो उसको कहते हैं चेनाब। ये बारालाचा दर्रे के समीप से निकलती है। इसमें जो है आपके 2 पार्ट है नदी के, चंद्रभागा। दोनों बागलाचा दर्रे के समीप से निकलती है, दोनों धाराएं मिल जाती हैं तो इसको चंद्रभागा कहते हैं, जिसका नाम चेनाब हो जाता है। ये हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले से प्रभावित होती है, तो ये शब्द याद रखिएगा, हिमाचल के लाहौल स्पीति से। इसमें बगलिहार प्रोजेक्ट, सलाल प्रोजेक्ट और दुलहस्ती, बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती 3 परियोजनाएं चेनाब नदी पर चल रही हैं। ठीक है, ताकि बिजली का अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके, साथ में सिंचाई वगैरह के लिए, नहरों के लिए पानी, उससे नहरें निकाली जा सके, पानी प्रोवाइड कराया जा सकते। ठीक है, आगे चलते हैं रावी नदी पर। तो रावी नदी देखिए इंपॉर्टेंट है, ये रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। ठीक, ये रोहतांग दर्रा इंपॉर्टेंट है, रोहतांग दर्रे के उत्तर दिशा से तो रावी निकलती है और दक्षिण वाली दिशा से ब्यास निकलती है। ये कुल्लू पहाड़ियों से निकलती है, और इसमें जो प्रमुख जो परियोजना है वो थीन और चमड़ा परियोजना चल रही है। ठीक, रावी नदी पर थीन और चमड़ा परियोजना चल रही है। ये देखिए एक मैप है, इस मैप से थोड़ा सा अधिक समझ में आएगा। ये आपको मैं, ज्यादा लाइन को फॉलो करिएगा मेरी, देखिए मैं आपको ये देखिए इंडस आ रही है। ठीक है, इंडस मतलब सिंधु नदी, ये निकल गई पाकिस्तान में। ठीक, अब आगे चलते हैं, तो इसमें देखते हैं कि ये श्योक इसकी दाहिनी सहायिका है पहली, फिर दूसरी है गिलगिट, तीसरी है काबुल, भूमल, ये ठीक है ना, तो ये दाहिनी सहायिका है। और लेफ्ट वाली सहायिका में पहला क्रम किसका है, ये देखिए जास्कर नदी का। कभी पूछ सकता है जास्कर, ये क्षेत्र थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप सुन रहे होंगे गलवान वैली की घटना, गलवान भी एक नदी का नाम है, गलवान। अब यहाँ पर आते हैं तो ये देखिए झेलम आपकी है, ये आपकी वूलर लेक हो गई, और ये झेलम, ये देखिए मैप बनाई है, पाकिस्तान भारत का सीमा बनाई है, फिर उसके बाद झेलम निकल गई आगे। और इसमें ये किशन गंगा, ये देखिए आई किशन गंगा दाएं तरफ। इसके बाद दूसरी नदी है वो आपकी चेनाब है, ये चेनाब, ये देखिए चेनाब चंद्रभागा नदी, ये देखिए निकल गई है अब तो। फिर उसके बाद चंद्रभागा के बाद रवि है, रावी, ये देखिए निकल गई। फिर उसके बाद ब्यास है, ये देखिए पीछे से आ गए। और एक सतलुज है, ये सतलुज इधर से ये सतलुज इसमें मिल गई। अब देखिए सतलुज देखिए कहाँ से आ रही है, सतलुज आ रही है तिब्बत से आ रही है, और ये हिमाचल प्रदेश में इधर पे एक दर्रा है, इसको कीला दर्रा कहते हैं, उससे प्रवेश करती है भारत में। ठीक, तो कितनी नदियां हिमाचल प्रदेश में हो गई, तो यहाँ देखिए आप, ब्यास हो गई, रावी हो गई, चेनाब हो गई, सतलज भी हो गई, तो 4 नदियां तो ये बहती ही बहती है। ठीक है, चलिए, ये थोड़ा सा मैंने लिख दिया सोर्स और इंडस, नदी का नाम और सोर्स का नाम। तो पहला है इंडस का नाम, ये कहाँ से निकलती है, मानसरोवर लेक के पास से। झेलम कहाँ से निकलती है, वेरीनाग स्प्रिंग से। चेनाब कहाँ से निकलती है, बारालाचा पास। रावी कहाँ से निकलती है, रोहतांग पास से। ब्यास कहाँ से निकलती है, रोहतांग पास से। और सतलुज आपकी मानसरोवर राक्षस लेक से। तो, तो राक्षस ताल बोलते हैं इसको, सतलुज जहाँ से निकलती है, तो इसका ये सोर्स याद रखना जरूरी है। पूछा जाता है सतलुज नदी का सोर्स क्या है, भारत में है तो नहीं, तिब्बत में है। और भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, सिर्फ गीला दर्रे से प्रवेश करती है। ठीक, आ जाते हैं व्यास नदी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है, तो ये रोहतांग दर्रा हो गया।
इसके उत्तरी क्षेत्र से रावी निकलती है, दक्षिणी क्षेत्र से ब्यास निकलती है। वही यहाँ पर बात की गई। ब्यास नदी जो है ये ये आपके सतलुज से जहाँ मिलती है तो वहां पे एक बहुत बड़ा बैराज है, ठीक है, उसको हरिके बैराज बोलते हैं, ठीक है। हरके जो है ये रामसर साइट भी है। रामसर जब आप पढ़ेंगे वेटलैंड साइट, बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है, जो मतलब इम्पोर्टेंट जल क्षेत्र है, वेटलैंड क्षेत्र है, ठीक है। तो उनके बारे में, उनके संरक्षण के बारे में बातचीत रामसर साइट करता है। तो ये हरिके भी रामसर साइट में। हरिके बैराज से ही भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकली, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है बहुत। ये कुल्लू घाटी से होकर जाती है, लोग जाते हैं ना कुल्लू मनाली घूमने, ब्यास नदी देखते हैं वहाँ, तो उनका दिल खुश हो जाता है। सोचिए कितनी इम्पोर्टेंट नदी है ये। सतलुज नदी, ठीक है, इसको देखिए, ये तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है। मैंने अभी जो आपको पढ़ाया ऊपर, मानसरोवर राक्षस ताल। इस पर पंजाब में भाखड़ा नागल और पंजाब में नागल बांध, सॉरी, पंजाब नहीं, हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा, पंजाब में नागल, मतलब सीमा पर ही है ही। दोनों देश की दोनों राज्यों की सीमा पर है। तो इसको भाखड़ा नागल बांध कहते हैं। भाखड़ा नागल बांध का एक अन्य नाम है गोविंद सागर झील। बहुत बड़ी झील है ये। ठीक। ये भारत से पीला दर्रे से माध्यम से प्रवेश करती है। ये मैंने आपको पता पढ़ा ही दिया। इसमें क्योंकि थ्योरेटिकल ज्यादा है, इसमें आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा बोरियत जैसा लगता है। बस लेकिन आप मैप बना बना के याद करेंगे तो मजा आ जाएगा आपको कि कौन सी नदी कैसे निकलती है, कैसे क्या होता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नाम डाल दिए थे, क्योंकि एंशियंट इंडिया में, जो प्राचीन भारत है, उसमें किन नदियों को किस नाम से जाना जाता है, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो झेलम नदी है, उसको वितस्ता बोलते हैं। चेनाब नदी को आस्किनी बोलते हैं। रावी को पुरुषनी बोलते हैं। ब्यास को बिपाशा बोलते हैं। सतलुज को सतलुज भी बोलते हैं। तो ये सब चीजें क्रम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा याद रखने वाला है। ये कभी कभी क्रम से पूछ लेता है। ऊपर हमारे ज्योग्राफी के लिए तो मैंने अभी आपको फैक्ट बता दिए, सिपकीला दर्रा कौन सी चीज कहाँ से निकलती है। अब देखिए, मैंने पिछले बार आपको कुछ लेक्चर में पढ़ाया था, देखते हैं आपको याद है कि नहीं, वही सवाल कुछ डाले हैं मैंने। मैंने पढ़ाया था आपको बिस्ट दोआब। दोआब का मतलब क्या होता है? दो नदियों के बीच में जो क्षेत्र होता है उसको दोआब बोलते हैं। तो बिस्ट दोआब, बिस्ट को इंग्लिश में लिख कर देखते हैं, BIST। BI का मतलब होगा ब्यास, ST का मतलब होगा सतलुज। तो ब्यास और सतलुज के बीच में जो नदी का दोआब है उसको बिस्ट दोआब कहते हैं। तो चलो इसको मिला देते हैं, बिस्ट दोआब को ब्यास और सतलुज से बोलते हैं, इससे सही होगा। ऐसी बारी, बारी को भी लिखिए इंग्लिश में, BARI। तो बी से होगा व्यास, आर से होगा रावी। तो यहाँ पर देखिए बारी दो आपका रावी और व्यास के मध्य, बी का सेकंड हो गया आपका। रचना दो, आप रचना को लिखते हैं, RACHNA। RA से होगा रावी, CS से होगा चिनाब, और चार्ज CHAJ। CS से होगा चिनाब, AJ से होगा झेलम। तो इस प्रकार से देखेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था, है ना। थोड़ा सा लेक्चर और अपने नोट्स जरा सा देखते रहिएगा, तो इससे जो है ना आपकी तैयारी में पकड़ मजबूत हो जाएगी पीली के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती ऐसी कौन सी नदी है। अब देखिए, ये दिमाग लगाने वाला सवाल है, मैंने अभी आपको पढ़ाया लेकिन मैंने ये फैक्ट नहीं पढ़ाया आपको, ठीक। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, ये तो हो गया आपका भारत। क्या रहा है? ब्यास नदी। तो ब्यास नदी यहाँ पर रोहतांग पास से निकलती है, ये रोहतांग पास से इधर ही पे, इधर जाके सतलज में मिल जाती है। तो ये तो भारत में हुई, और भारत में एक ट्रांस हिमालय की श्रेणी है ऐसे, फिर उसके बाद बृहद हिमालय की श्रेणी है, फिर उसके बाद लघु हिमालय की श्रेणी है, फिर उसके बाद जो है बाह्यतम हिमालय की श्रेणी है, जिसको शिवालिक श्रेणी बोलते हैं, ठीक। तो रावी, जो आपकी ब्यास नदी हो गई, वो तो यहीं की यहीं रही, तो इसने दो लाइन तो छोड़ दी, इसको क्रॉस किया ही नहीं, तो ये हो नहीं सकता। ऐसी हाल रावी का है, तो रावी भी यहीं से गुजरती है, तो इसको क्रॉस कर सकती है, इसको कर सकती है, दो बच गए।
तो ये भी कैंसिल हो गया। वहां गया चेनाब, चेनाब इधर से निकलती है और ये बहकर ऐसे क्रॉस कर जाती है, तो ये तो वैसे भी इधर पे दो श्रेणियों को नहीं काटती है, इसको बोलते हैं बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय, ये भी नहीं काटती है। तो चेनाब भी हो गया, ये नहीं हो सकता। और सतलज इसका आंसर होगा। सतलज क्यों होगा? अब देखिए सतलज कहाँ से चलती है, मानसरोवर से चलती है, इधर से। अब मानसरोवर से चलेगी तो पहले ट्रांस हिमालय काटेगी, फिर बृहद हिमालय काटेगी, फिर उसके बाद लघु हिमालय, फिर जाकर कहीं शिवालिक श्रेणी काट कर फिर मैदानी प्रदेश करेगी। तो सतलज जो है ऐसी नदी है जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है, इस वाले विकल्प के अनुसार। ठीक, आगे देखते हैं कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है। मतलब ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय के जो पार से भी आती है, तो सतलज ही आती है बकाया। तो सब रावी भारत में ही है, झेलम का स्थल भारत में है, गंगा का स्थल भारत में ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो हिमाचल प्रदेश में केवल ब्यास और चेनाब सही हो सकता है, गलत नहीं है, क्योंकि केवल ब्यास और रावी, ये भी सही हो सकता है। केवल रावी, चेनाब और सतलज, ये भी सही हो सकता है। ब्यास, चेनाब, रावी और सतलज और यमुना, बस आप समझ लीजिए। चार है। ब्यास तो रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश से निकलती है, तो ब्यास और रावी तो रोहतांग पास में ही निकलती, तो ये तो दोनों हिमाचल में बहती हैं। ठीक है। चेनाब को हम बोलते हैं चंद्रभागा नदी, ये भी हमारे उधर से निकलती है, बारालाचा पास से। ठीक है। सतलज जो है ये आपके हिमाचल प्रदेश से पीलाधार से गुजरती है। तो पांच नदियां गुजरती हैं। यमुना क्या है? यमुना जो है ना वो हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर को थोड़ा सा टच करके आती है, हिमाचल प्रदेश से गुजरती है। तो आधा आदमी इसी में फंसता है, यमुना थी कि नहीं थी। ठीक है? तो आंसर में जो है वो होगा। ठीक, तो आज इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा ये लेक्चर बोरियत होंगे यहाँ पर एक तो, क्योंकि इसमें आपको पढ़ना ही है, इसमें बहुत कुछ समझाने वाला नहीं हो सकता ना। लेकिन आप मैप बनाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। और देख लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने थोड़ा सा पढ़ा कि दोआब के बारे में थोड़ा क्वेश्चन से देखे, और सिंधु नदी घाटी जो संरचना है, अपवाह तंत्र, उसको पढ़ा, उसके कुछ प्रमुख फैक्ट पढ़े। ठीक है ना, ये 100 200 सवाल पूछने में जाता है। ठीक है, चलिए, नमस्कार, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर।